इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स विद्युत कण संचलन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पार्टिकल्स का मूवमेंट और कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को प्रूव करता है। जब कोलाइडल सॉल्यूशन को यू शेप की किसी ट्यूब में लिया जाता है और उस यू ट्यूब की जो दोनों भुजाएं हैं, लॉब्स हैं, उसमें अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को डिप किया जाए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाए तो ये देखा जाता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं अपने अपने चार्ज के अकॉर्डिंग अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की ओर मूवमेंट करते हैं और वहाँ जाकर वो न्यूट्रल हो जाते हैं और जिधर वो न्यूट्रल होते हैं उसी लॉब की बॉटम में वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आर्सेनियस सल्फाइड सोल है वो नेगेटिवली चार्ज सोल होता है, तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी लॉब में के बॉटम में वो डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है और कोलाइडल पार्टिकल्स की इस मोमेंट को इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड करने पर जो मोमेंट है उसी को कहा जाता है विद्युत कण संचलन या कैटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के कई सारी यूटिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि कई सारे इंडस्ट्रीज में जो गैसेस निकलती है उनको उनमें जो अशुद्धियां हैं, चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स को इस मेथड से हटाया जा सकता है। डस्ट में तैरती हुई इम्प्योरिटी गंदगी में जो पार्टिकल है उनको भी अवक्षेपित किया जा सकता है। रबर का इलेक्ट्रो डिपोजिशन किया जा सकता है इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। और आपको यहाँ पर धनावेशित और ऋणावेशित सोलों के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड और बेसिक डाई जैसे कि मिथाइलिन ब्लू। और नेगेटिव सोल में आपको एग्जांपल ले रखे हैं अर्जेंटम एंड ओरम का, दैट मीन्स मेटल सोल, मेटेलिक सल्फाइड्स, आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, एसिडिक डाई दैट जैसे कि इयोसिन, गोंद, स्टार्च। ये सब क्या है, नेगेटिव सोल एंड पॉजिटिव सोल्स के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही एक टाइप है। यहाँ पर ऑस्मोसिस वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, किसी न किसी मेम्ब्रेन का यूज किया जाएगा जहाँ से कि वो कोई ना कोई फेज वहाँ से पास आउट होगी उस मेम्ब्रेन के द्वारा। इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोलाइडल पार्टिकल्स को स्टेबल रखने पर जो डिस्पर्जन मीडियम है उसका किसी इलेक्ट्रोड की ओर पर्चमेंट पेपर से अभिगमन या मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह ही होता है सेम, बस यहाँ पर किसी न किसी मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है जो जिसमें से जो डिस्पर्जन मीडियम है कोलाइडल पार्टिकल्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में वो मूवमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कोएगुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइडों का स्कंदन। ये देखा जाता है कि सोल्स की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उनमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिए जाते हैं, लेकिन अगर उसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें डिस्पर्शन मीडियम के रूप में वाटर लिया गया हो और इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ और अधिक मात्रा में अगर मिला दिए जाते हैं तो इन कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन होने लग जाता है। इस प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है फ्लोकुलेशन और
कोएगुलेशन, दैट मीन्स उड़न या स्कंदन। इस फिनोमिना को की स्टडी सुलजे, लिंडर एंड पिक्टर और हार्डी ने की थी, और उनके इस ऑब्जर्वेशन को हार्डी सुलजे के रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। हार्डी सुलजे के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन अपोजिटिवली चार्ज आयन ही करते हैं। अगर हम नेगेटिवली चार्ज सोल लेंगे तो उसका पॉजिटिव आयंस कोएगुलेशन करेंगे, और अगर हम पॉजिटिवली चार्ज लेंगे तो उसका नेगेटिवली चार्ज आयंस कोएगुलेशन करेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया गया है, एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है FeOH का होल थ्राइस, तो इसका कोएगुलेशन नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट आदि आयन करते हैं। हार्डी सुलजे का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के कोएगुलेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट की बिल्कुल मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन हैं उनके द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन को जो कोएगुलेट करने की जो स्ट्रेंथ है वो उस आयन की वैलेंसी पर डिपेंड करती है। वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट उतनी ही कम रिक्वायरमेंट होती है। अगर मोनोवेलेंट अगर हम आयन लेंगे तो उसकी थोड़ी ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होगी, डाईवेलेंट लेंगे तो और भी कम, और ट्राईवेलेंट लेंगे तो और भी कम। यहाँ पर आपको आर्सेनिक सल्फाइड जो कि नेगेटिवली चार्ज सोल है उसका अगर कोएगुलेशन करवाना है तो हम कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन वहाँ पर ले लेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम, बेरियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। लेकिन हम एल्यूमिनियम +3 लेंगे तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ होगी कोएगुलेशन की वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर बेरियम +2 की, फिर सोडियम और पोटेशियम की, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। और सेम चार्ज वाले जो आयंस हैं उनकी स्ट्रेंथ कोएगुलेशन की वो भी सेम होती है। इलेक्ट्रोलाइट की मिली मोल पर लीटर में वह मिनिमम कंसंट्रेशन जो कि दिए गए कोलाइडल सॉल्यूशन के कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन के लिए आवश्यक होती है उसको इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू भी, उन्नत मान भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कोएगुलेशन वैल्यू से आप क्या समझते हैं। तो कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मिली मोल पर लीटर में वह मिनिमम कंसंट्रेशन जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन कर दे उसको क्या कहा जाता है, इस इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं और साथ में ही उनकी फ्लोकुलेशन वैल्यू भी दी गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ट्राईवेलेंट आयन है उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू का मान उतना ही कम है। तो इन सब चीज़ों से एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम अपोजिटिवली चार्ज कोलाइड्स को अगर आपस में मिला देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, उनका स्कंदन हो जाएगा। वो किस एक चीज़ पर और डिपेंड करेगा कि उन दोनों सोलों पर जो चार्ज है वो सेम होना चाहिए। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल कोएगुलेशन। लेकिन अगर चार्ज समान नहीं होगा तो वहाँ पर पार्शियल कोएगुलेशन होगा। ये तो बात हो गई कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी की। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो क्या है। हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स न्यूट्रल होने के बाद ही उनका कोएगुलेशन जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो लायोफिलिक सॉल्ट है उनका कोएगुलेशन नहीं होता। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि इनके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी संख्या में वाटर मॉलिक्यूल से
घिरे रहते हैं और इस प्रकार उनके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल का एक लेयर बन जाती है और ये लेयर उनके सोल के जो मॉलिक्यूल है उनको पास पास नहीं आने देती और उनका प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक सोल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के दो मेन रीजन हैं। फर्स्ट है सोल के जो पार्टिकल्स हैं उन पर प्रेजेंट चार्ज एंड सेकंड है हाइड्रेशन, दैट मीन्स पार्टिकल्स का जल योजन। इसलिए लायोफिलिक सोल्स के कोएगुलेशन के लिए इन दोनों ही जो रीजन हैं उनको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगर हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि अल्कोहल या एसीटोन अगर उसमें मिला दें तो तुरंत उसका कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो वाटर का जो लेयर थी वो अब उसमें से हट जाती है। आपको यहाँ पर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का जो कोएगुलेशन है वो शो किया गया है। हाइड्रोफिलिक सोल पार्टिकल में इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही डाला तो उसमें क्या हुआ, वाटर की जो लेयर है वो हट जाती है और डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस के प्रेजेंस में उसका कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स। गोल्ड, सिल्वर आदि जो मेटल हैं उनके कॉलॉइडर का प्रेसिपिटेशन इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर ही हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ी सी मात्रा किसी मोर स्टेबल हाइड्रोफिलिक कोलाइड जैसे कि जिलेटिन या एल्ब्यूमिन को अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन से पहले ही मिला दें तो कोएगुलेशन की प्रोसेस को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे हम कम कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि गोल्ड सोल में थोड़ी सी मात्रा में अगर हम जिलेटिन मिला दें तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालने पर उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होता। साथ ही अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को उबाल लें और जो रेजिड्यू हमें मिलता है उसे फिर से अगर हम वाटर में डिजोल्व कर दें तो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल हो जाते हैं और इस कार्य के लिए जो लायोफिलिक कोलाइड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। और लायोफिलिक कोलाइड की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्रोटेक्टिव एक्शन। अब ये प्रोटेक्टिव एक्शन होता किस तरह से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं वो किसी सोल का प्रोटेक्शन एडजॉर्प्शन द्वारा करते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड की जो इंटरफेस है उस पर ये अधिशोषित हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं और ये कोलाइडल पार्टिकल के चारों ओर उसे घेर लेते हैं। इस प्रकार से जो ये घेरा बनता है वो प्रेसिपिटेट करने वाले आयंस को कोलाइडल पार्टिकल्स के पास आने से रोकते हैं और कोलाइडल पार्टिकल का प्रेसिपिटेशन नहीं होता। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोल के पार्टिकल और प्रोटेक्टिव कोलाइड के पार्टिकल एक दूसरे पर एडजॉर्ब हो जाते हैं और ये नेचुरल है कि यदि प्रोटेक्टिव पार्टिकल्स का साइज अगर कोलाइडल पार्टिकल से छोटा है तो पहले वाले पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल पर एडजॉर्ब हो जाते हैं और प्रोटेक्टिव पार्टिकल्स का आकार अगर जो कोलाइडल पार्टिकल्स के आकार से बड़ा है तो बाद वाले पार्टिकल पहले वाले पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है। प्रत्येक प्रोटेक्टिव कोलाइड की जो प्रोटेक्शन पावर है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट जो लायोफिलिक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं उनकी जो ये पावर है, कैपेसिटी है, उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए जिगमांडी ने एक गोल्ड नंबर टर्म का यूज किया था। गोल्ड नंबर बेसिकली क्या होता है, गोल्ड नंबर किसी भी रक्षी कोलाइड दैट मीन्स प्रोटेक्टिव कोलाइड, जिसे कि हम द्रव स्नेही भी कह सकते हैं, कि मिलीग्राम में वह संख्या है
जो सोडियम क्लोराइड के 10% सॉल्यूशन के 1 मिलीलीटर वॉल्यूम को 10 मिली मानक गोल्ड सोल में मिलाने पर उसके कोएगुलेशन को रोकने के लिए सफिशिएंट हो, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वर्णांक, स्वर संख्या या गोल्ड नंबर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपको पूछी जाती है कि गोल्ड नंबर क्या है। गोल्ड नंबर किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की मिलीग्राम में वह संख्या है जो सोडियम क्लोराइड के 10% सॉल्यूशन के 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन को 10 मिली मानक गोल्ड सोल मिलाने पर उसके स्कंदन को या कोएगुलेशन को रोकने के लिए सफिशिएंट होती है, गोल्ड नंबर कहलाती है। क्योंकि गोल्ड सोल का रंग लाल होता है जो कोएगुलेशन के बाद नीला हो जाता है। यहाँ लाल रंग से नीले में बदलने लगे सोडियम क्लोराइड को डालना रोक देना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ सॉल्स हैं और उनके स्वर्णांक या गोल्ड नंबर दिए गए हैं। जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, गम अरेबिक, डेक्स्ट्रिन और आलू स्टार्च। तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड नंबर है वो आलू स्टार्च का है। तो हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स है जैसे कि जिलेटिन, इसकी गोल्ड नंबर कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रोटेक्शन कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है। गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम, प्रोटेक्शन कैपेसिटी, प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज़्यादा। तो ये तो सब हो गई प्रॉपर्टीज़ कोलाइडल सॉल्यूशन की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इमल्सिफिकेशन।